हेलो 10th क्लास। आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर करेंगे, पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो कि रविंद्र केलेकर द्वारा लिखी गई है। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, जिसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है। तो शुद्ध सोना बिल्कुल प्योर, और गिन्नी का सोना कौन सा है, जिसमें थोड़ा सा तांबा मिला हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने से गहने बनवा लेती है। जो लेडीज जो गोल्ड की ज्वेलरी बनवाती है, वो किसका होता है, वो गिन्नी के सोना, जिसमें थोड़ा सा तांबा मिला होता है। तांबा मिलाने से क्या होता है, सोना जो है वो थोड़ा चमकदार भी हो जाता है और थोड़ा मजबूत भी हो जाता है। फिर भी होता तो वह गिन्नी का सोना ही है। शुद्ध शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होता है। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकल होना। तो जो लोग आदर्श यानी जो लोग शुद्ध बिल्कुल वैल्यूज पे चलते हैं, वैल्यूज जो हमें हमें सोसाइटी से, हमें हमारी हमारी परंपराओं से मिला है, वो वैल्यूज, वो अपने वैल्यूज में थोड़ा सा व्यवहारिकता यानी कि थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी मिला देते हैं। और फिर ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। पर बात ना भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कभी भी जो बखान है, यानी जब हम तारीफ करते हैं, वो वैल्यूज की नहीं करते, बल्कि वो व्यवहारिकता की करते हैं। प्रैक्टिकल होकर जब आप कोई फैसला लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हम उस चीज का बखान करते हैं, ना कि आदर्शों का। ठीक है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, यानी कि जब प्रैक्टिकल कोई काम हमने किया है उसका बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श यानी वैल्यू धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और उसकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आती है। यानी प्रैक्टिकल उसमें कितनी समझ है, वो कितना समझ के बूझ के कोई काम करता है, वो ही आगे आता है, वैल्यूज कहीं पीछे छूट जाते हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, यानी कि तांबा को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल होना यानी कि व्यवहारिक होना। और सोना क्या है, यहाँ पर वैल्यू की बात करी गई है, सोने से कंपैरिजन किया गया है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। ठीक है। तो गांधी जी क्या थे, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब उनमें वैल्यूज तो थे। जैसे उन्होंने कौन कौन से वैल्यूज दिए, अहिंसा ना करना, अगर कोई तुम्हें एक गाल पे चाटा मारता है तो तुम उनके सामने दूसरा गाल आगे कर दो, तो ये उनके वैल्यूज थे, है ना। लेकिन वो प्रैक्टिकल भी थे, और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ वैल्यूज को भी आके लेके चले, तभी उनके जो आदर्श है उसी की वजह से चल चल पाए, वरना वो हवा में उड़ते रहते। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते। मतलब आदर्श को व्यवहारिकता पे, प्रैक्टिकल पे कभी उतरने नहीं देते, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर तक चढ़ाते थे। ठीक है। वैल्यूज प्रैक्टिकल को जो है अपने वैल्यूज तक, ऊपर तक लेके जाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, यानी कि वैल्यू ही हमेशा आगे रहती थी। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, व्यवहारवादी यानी प्रैक्टिकल लोग। देखो, हमने हमेशा, आपने सुना भी होगा कि ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तरीके से काम करता है, इस पे इमोशंस का कोई असर नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिकल कौन होते हैं, जो सूझबूझ से काम करे, जब जो काम करना चाहिए तब वो काम करे, ना कि भावनाओं में बहकर या फिर आदर्शों में, वैल्यूज में लेकर बात करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है और आपको पता है कि उसने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि कल घर में ऐसी कोई परिस्थिति हो गई थी जो वो होमवर्क नहीं कर पाया, है ना, या कोई ऐसा रीजन है। और उस बच्चे ने, आपके फ्रेंड ने स्कूल में झूठ बोल दिया कि मैम मैं बीमार था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। आपको ये तो पता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बीमार तो नहीं था, कुछ और बात हुई थी। पर अगर आप यहाँ पर सच बोल देंगे कि मैम ये झूठ बोल रहा है, तो उस टाइम तो वो डांट खा जाएगा, पिट जाएगा। लेकिन आप उस टाइम
अब वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आप चलोगे, आदर्शों के हिसाब से आप चलोगे तो आपको तो सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्शों में तो साफ-साफ है कि झूठ बोलना ही गलत बात है। लेकिन आपको पता है कि उसने काम नहीं किया, उसकी एक वजह है जो कि एक जेन्युइन वजह है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल होके अपने फ्रेंड का सपोर्ट करते हुए बोल दोगे कि हाँ मैम, ये बीमार था। तब अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप आदर्श के हिसाब से देखोगे तब तो आप गलत हो गए कि आपने झूठ बोला। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे तो आपने ठीक बोला, क्योंकि आपको पता है कि आपके फ्रेंड की गलती कोई नहीं है, उसने काम नहीं किया, उसकी वजह थी। ठीक है? तो ऐसे होता है कि व्यावहारिकता हमेशा ज़रूरी है कहीं भी, सिर्फ़ आदर्शों से काम नहीं चलता और सिर्फ़ व्यावहारिकता से भी काम नहीं चलता, आदर्श भी होने चाहिए। तो दोनों का जो है मिक्सचर होना चाहिए, तभी कोई काम होगा। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट का केस आया, अब वो डेथ बेड पे लेटा हुआ है कि उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसको जल्दी ऑपरेट करने की ज़रूरत है, जल्दी उसको इलाज की ज़रूरत है। अब क्या उस टाइम पे हम फॉर्म फिल करने का वेट करेंगे या हम ये बोलेंगे कि नहीं पहले पैसे दो, हम तभी इसका इलाज करेंगे? नहीं ना। उस टाइम पे आदर्शों को आगे लेके आया जाएगा कि आदर्श हमारे क्या कहते हैं कि जब किसी की कोई ज़रूरतमंद है, किसी को ज़रूरी है, तब हम पहले उसकी मदद करें। तो पहले हम उसका ऑपरेशन करेंगे या जो भी उसको ज़रूरत है, जो भी सहायता उसको चाहिए, पहले वो करेंगे। उसके बाद व्यावहारिकता ये बोलती है कि उसके बाद हम पैसे की भी बात करेंगे कि भई इतनी फीस है, ये पैसा या ये इसके प्रोटोकॉल्स है, इसको फ़ॉलो करो, है ना? तो दोनों को जब मिला के करेंगे तभी काम होगा। तो कहीं आदर्श आगे रहते हैं, कहीं व्यावहारिकता आगे रहती है। पर जब दोनों तरीके से काम हो, तभी वो काम सही होता है, अदरवाइज़ काम खराब हो जाता है। अगर आप सिर्फ़ आदर्शों पे चलोगे, तो भी गलत हो सकता है काम, गलत होने की संभावना है। आप सिर्फ़ प्रैक्टिकल हो गए तब तो बिल्कुल ही खराब होगा। ठीक है? तो यहाँ पे वही बताया गया है कि क्या ज़रूरी है प्रैक्टिकल अ, होना क्या होता है, और गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वो कभी भी अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं लेके जाते थे, बल्कि अपने व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर लेके जाते थे। कहने का मतलब सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, तांबे में सोना मिलाते थे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, यानी कि अलर्ट रहते हैं। उनके माइंड में इस चीज़ की समझ होती है कि कब क्या करना है और कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। लाभ-हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। है ना? प्रैक्टिकल है भई, उसको पता है कि कहाँ कितना लाभ होना है, कहाँ कितनी हानि होनी है। अब जैसे डॉक्टर वाली बात, अगर डॉक्टर को एक मरीज़ को भर्ती करना है, तो पहले वो फ़ीस ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भई ये ऐसा केस है, मुझे इसमें इतना पैसा आ जाएगा। तो ये हो गया प्रैक्टिकल, लेकिन उसमें आदर्श भी होना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा वो बंदा तो जो आया है जो पड़ा हुआ है डेथ बेड पे, है ना? तो आदर्श होना भी बहुत ज़रूरी है। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। अब बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। पर क्या ये इतनी बड़ी बात है? क्योंकि खुद भी ऊपर चढ़ना और अपने साथ वाले को भी ऊपर लेकर चलना, ये महत्व की बात है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है ना? यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल जो व्यक्ति है वो पैसा कमा रहा है, आगे भी बढ़ता है, ऊपर भी बढ़ता है, लेकिन अ, ऊँचाइयों तक कौन जाता है, जो आदर्शवादी भी है, वो अपने साथ भी लोगों को लेके चलता है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है, तो वह आदर्शवादी लोगों का दिया हुआ है, व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। ठीक है? शाश्वत मूल्य मूल्य चाहे कोई भी हो, जो आज हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, झूठ ना बोलना, किसी के साथ गलत ना करना, किसी का कोई बुरा ना करना, आगे बढ़ रहे हो तो किसी को नीचा दिखाते हुए आगे ना बढ़ना। कितने सारे वैल्यूज़ हमें सिखाए जाते हैं, चोरी ना करना, बड़ों का आदर करना। तो ये सारे मूल्य हैं जो हमें किसने सिखाए हैं? आदर्शवादी लोगों ने। जबकि जो व्यवहारवादी लोग हैं, उन्होंने हमेशा समाज को गिराया ही है। अब जैसे हमने डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल लिया, अगर डॉक्टर सिर्फ़ प्रैक्टिकल हो जाए कि नहीं, मैं इसका इलाज तभी करूँगा जब ये फ़ीस पे करेगा। तो देखो, प्रैक्टिकल तो वो है, प्रैक्टिकल तो यही है कि वो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है और उसे पैसा चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ़ प्रैक्टिकल होके फ़ीस का वेट करे कि पहले फ़ीस आएगी तभी मैं इलाज करूँगा, तो पेशेंट तो मर जाएगा ना। तो ये तो समाज को गिराने वाली बात हो गई, जबकि समाज क्या बोलता है, वैल्यूज़ क्या बोलती है कि पहले जिसको ज़रूरत है, और अगर आप में इतनी काबिलियत है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, तो उस टाइम पैसा वगैरह थोड़ी देखेंगे। ठीक है? तो ये था एक्सप्लेनेशन गिन्नी का सोना। इसका सेकंड पार्ट है छेन की देन। छेन की देन, ये देखो, जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है।
मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, 80% लोग जो है मनोरुग्ण है, यानी उनको मानसिक बीमारी है कोई ना कोई, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ ना कुछ है ही। इसकी क्या वजह है? कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हमारा हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। अब देखो, हमारी जो सुपर पावर कौन सी है? अमेरिका है। हर कोई अमेरिका से आगे निकलना चाहता है, ठीक है? तो उस रेस में ये लोग भी हैं, और जो अमेरिका से आगे निकलने के लिए इतना काम करते हैं कि जो 1 महीने का काम है वो 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। तो जब इतनी मेहनत करेंगे दिमाग पे प्रेशर तो पड़ेगा। तो दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज रहती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने स्पीड का इंजन लगा दिया है, ठीक है? अब ऐसे में थकान होगी तो पूरा इंजन टूटेगा, और यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। आप देखो, जब मेंटली इतना स्ट्रेस होगा तो उसे रिलीज़ करने के लिए भी कोई ना कोई टेक्नीक होगी, तो वहाँ यहाँ पर है टी सेरेमनी। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली एक ततामी, ततामी का मतलब है चटाई, की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी यानी कि पत्तों से बनाई हुई कुटी टाइप, यानी झोपड़ी टाइप। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ-पाँव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। अब जैसे हम प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ के। लेकिन चाइना में, जापान में क्या है? वो झुककर प्रणाम करते हैं। दो छो, आइए तशरीफ लाइए। दो छो का अर्थ है कि आइए बैठिए, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। अंगीठी सुलगाई मतलब वो जो कोयले से अंगीठी होती है जिसमें खाना-वाना बनाते हैं, उस पर चायदानी यानी चाय का बर्तन रखा। बगल में बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। भंगिमा यानी जो भी एक्शंस वो कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता था कि जय जयवंती के गीत बज रहे हैं, गीत गूंज रहे हैं वातावरण में। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था, यानी जब पानी बॉईल हो रहा था तो उसमें से जो साउंड आती है वो भी सुनाई दे रहा था, इतनी शांति थी। तो क्या है, ये मन को शांत करने के लिए वो जाते हैं टी सेरेमनी में। और टी सेरेमनी में क्या-क्या होता है? 6 मंजिला इमारत है ना? छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और ततामी चटाई बिछी हुई है, पर्णकुटी है सुंदर सी, बेढप सा मिट्टी का बर्तन है जिसमें वो हाथ धोते हैं और तौलिए से हाथ पोंछ के अंदर जाते हैं। अंदर कौन बैठा है? चार्जन बैठा हुआ है जो उनका वेलकम करता है। फिर वो बहुत गरिमापूर्ण ढंग से चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू करता है ना? अंगीठी सुलगाता है, उसमें चायदानी रखता है, बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन भी ले आता है। नेक्स्ट देखो, चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे, 3 लोग थे, ठीक है? इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब शांति के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँगे तो फिर तो हो गया काम। तो यहाँ पे अलाउ ही 3 लोगों को किया जाता है। तो ये 3 दोस्त ही गए थे। प्याले में 2 घूँट से अधिक चाय नहीं थी, मतलब इतना छोटा-सा कप था वो कि उसमें 2 घूँट ही चाय थी, ज़्यादा नहीं था। हम होठों से प्याला लगाकर एक-एक बूँद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा, मतलब छोटे से कप की चाय उन्होंने कप कितनी देर में पिया? 1.5 घंटे में। पहले 10-15 मिनट तो उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रही है। अब कुछ नहीं है करने को, वो बिल्कुल रिलैक्स है और क्या करने आए हैं? चाय पीने ही आए हैं। तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि क्या चल रहा है ये, क्या हो रहा है ये? उलझन में ही रहे कि क्या है ये? लेकिन फिर धीरे-धीरे देखा उन्होंने कि दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई, मतलब वो थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई।
मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। मतलब इतनी शांति हो गई वहाँ पे कि उन्हें लगा कि वो अनंत काल में जी रहे हैं और यहाँ का जो बिल्कुल सन्नाटा है वो भी उन्हें सुनाई दे रहा है। इतनी शांति है उनके दिमाग में अब। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी-मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, यानी मिथ्या मतलब झूठ है। मिथ्या मतलब झूठ। अब क्या बोल रहे हैं कि अक्सर होता क्या है या तो हम अपनी पुरानी जो हम बीत गई है ज़िंदगी उसके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ बुरा हुआ हो उसकी उसके यादों में खोए रहते हैं या अपने भविष्य के रंगीन सपने सजाते हैं कि हम कल ऐसा करेंगे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसी होगी लाइफ़, ये होगा लाइफ़ में। है ना? और जबकि ये दोनों ही भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही असल में मिथ्या झूठ है। एक तो जो चला गया है और दूसरा जो आया ही नहीं है। जो चला गया ना तो उस पे हमारा कंट्रोल है, जो आया ही नहीं है ना हमें उसका पता है कि कैसा होगा जीवन। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते-पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। मतलब जब चाय पीते-पीते उसके दिमाग में इतनी शांति हुई कि उसे रियलाइज़ हुआ कि ना तो भूतकाल कुछ इम्पोर्टेंट रखता है होता है, ना भविष्यकाल। जो ज़रूरी है वो है आज का दिन। आज का दिन अच्छे से जियो, अच्छे से बिताओ, है ना? जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। छीन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो जापानियों को ये परंपरा मिली है कौन सी परंपरा? चाय पीने की परंपरा, टी सेरेमनी जिसको चानोयो कहते हैं। ठीक है? तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।